आप देख रहे हैं टूरिस्ट भूत सुनील कुमार के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि रेगिस्तान से निकली हुई ट्रेन की लाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाखों रुपए में पैसे दिए जाते हैं। अब इस चीज़ के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं नया गवर्नमेंट जॉब में लगा था और इसी जॉब के चलते मुझे रेलवे में ड्यूटी मिल गई। रेलवे में मुझे फाटक के पास रहकर लाल झंडी वाला काम करना पड़ता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि अगर मैं रेगिस्तान में अकेला एक स्टेशन पर रुकता हूँ तो मुझे वहाँ लाखों का पेमेंट मिलेगा। यह सुनकर मैं उत्साहित हो गया और फिर मैंने इस काम के लिए एग्री किया। मगर मुझे क्या मालूम था कि जिस काम को मैं इतनी जल्दी करने के लिए तैयार हो गया हूँ वो काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है। वैसे तो मैं इधर उधर की चीज़ों में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता था और ना ही घबराता था, लेकिन कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है उसके बाद हमें अजीब सा डर लगने लगता है। दोस्तों, ये शनिवार की रात की बात है जब मैं ट्रेन के लिए इंतज़ार में खड़ा था। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि खाने पीने के लिए यहाँ उत्तम सुविधा थी और ऊपर से साधनों का कोई भी ज़्यादा आना जाना नहीं रहता था। इस पूरे इलाके में एकदम सुनसान पड़ा रहता था। ऐसे में मेरा 5 मिनट के लिए काम होता और उसके बाद मैं वापस से आकर कमरे के अंदर बैठ जाता। मुझे यहाँ इतना कम काम करना पड़ता कि इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं सोते सोते महीने के 1-2 लाख कमा लेता था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने मुझे एहसास करवा दिया कि आखिर इस जगह पर मुझे इतनी मोटी रकम क्यों मिलती है। दोस्तों, उस रात में ट्रेन के इंतज़ार में बाहर खड़ा था और तभी ट्रेन के हॉर्न दिया। ट्रेन का हॉर्न के साथ ही मैंने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन वहाँ से गुजरा तो गई, लेकिन फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस जगह पर कोई रो रहा है। सच कहूँ तो आज मुझे इस जगह पर काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन इस तरह रोने की आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी छोटे मोटे बच्चा की नहीं बल्कि किसी लड़की की रोने की आवाज़ है। इस रेगिस्तान की धरती पर मेरे साथ कोई दूसरा कर्मचारी भी नहीं काम करता था। ऐसे में घबराना थोड़ी सी आम बात थी। ऐसे में मैं इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि कहीं कोई लड़की ट्रेन से गिरकर बीच मझधार में तो नहीं रह गई है। यही सब देखने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। पर सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज़ हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद इस आवाज़ से मेरे कान के सारे पर्दे फट जाएंगे। मगर फिर भी मैं आगे बढ़ता ही गया। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा तो फिर मैं अपने कदमों को वहीं पर रोक लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब है। ऐसे में मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। मैं वापस से अपने कदमों को लेकर पीछे पलटने वाला था कि उस आवाज़ का आना एकदम ही बंद हो गया और एक अजीब सी आवाज़ भी आने लगी। और इस सिसक की आवाज़ नहीं, इसी बीच एक एहसास हो सकता था कि कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, कि यहाँ मेरे आसपास ही वह लड़की मौजूद है। 1-2 बार मैंने भी आवाज़ लगाई, लेकिन दूर तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसी चीज़ को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लगा कि इस रेलवे अधिकारियों के पास रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है और फिर उन्हें सूचना देने के बाद शायद वो लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचकर उस लड़की की मदद कर सकेंगे। ऐसे में मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ गया और कमरे के अंदर आने के बाद मुझे एकदम नॉर्मल महसूस हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने अभी आसपास के स्टेशन वाले कर्मचारियों को ये सूचित कर दिया था कि अभी अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है और यहाँ रेगिस्तान में कोई लड़की भी गुम हो सकती है। जब मैंने
अपने बगल वाले स्टेशन कर्मचारी को ये बताया तो उसने बोला, देखो योगेश, इन चीज़ों पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसको नज़रअंदाज कर दो। और रही बात लड़की की, तो उस स्टेशन पर कुछ भी हो सकता है। जितना हो सके इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए रहो, वरना एक दिन बहुत बुरा फंस जाओगे। मुझे उस स्टेशन कर्मचारी की बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। फिर इसी बीच मैंने फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि उन सभी का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आ रहा था मानो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना बेहद आम बात है। इसी बीच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, पर इस बार जैसे मैंने दरवाज़ा की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे दरवाजे के बीच से 2 पाँव नज़र आ रहे थे, और उन दोनों पैरों को देखकर मैं इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगा सकता था कि ये रेगिस्तान में भटकने वाला कोई ऊँट नहीं है, बल्कि एक इंसान ही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऊँट हमारे दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार ये कोई इंसान नहीं था। ऐसे में मैं तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा को खोलने वाला था तो फिर से मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ोन उठाता हूँ, लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो पूरी की पूरी रेगिस्तान की मिट्टी से सनी हुई थी और उसके पूरे कपड़े धूल से भरे गए थे, लेकिन वो लड़की देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी उसके ऊपर अपना दिल लुटा बैठे। फिर दोबारा मेरे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गया, और इस पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, और मैंने उस लड़की को बोला कि कृपा करके आप अंदर आइए। और फिर मैं जल्दी से फ़ोन के पास पहुंचा, पर जैसे ही मैंने फ़ोन को उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो योगेश, मैंने सुना है कि तुमने रेगिस्तान में किसी लड़की को रोते हुए देखा है। इस पर मैंने पहले तो उस लड़की की तरफ देखा और फिर उन लोगों से बोला, हाँ सुना तो था, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई थी। भाई, इस पर सामने से आवाज़ आई, देखो योगेश, उस रेगिस्तान में बहुत अजीब गरीब चीज़ें होती रहती है। वहाँ पहले एक गांव हुआ करता था। कहते हैं कि एक लड़की ने उस पूरे गांव को ख़त्म कर दिया है। उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। अगर तुम्हें कोई डरावनी सी चुड़ैल दिखे तो अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, और दरवाज़ा को भूलकर भी मत खोलना। इस पर मैंने बोला, हाँ ठीक है, आप जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। बाद में मैंने फ़ोन को कट कर दिया। फिर मैं वापस से मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लड़की वहीं पर पड़ी कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी। मैं थोड़ा हैरान होकर यही सोचने लगा कि आजकल की जनरेशन इन चीज़ों पर यकीन भला कैसे कर सकती है। जितनी किताबें मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी उनके हिसाब से तो इस दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ऐसे में मैं उन लोगों को सिर्फ जोक कर समझ सकता था। बाद में मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और उस लड़की से बोल पड़ा कि इतनी देर से आप इस रेगिस्तान के अंदर क्यों रो रही थी। इस पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गई थी और फिर दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो एक इंसान का इस माहौल में ऐसा ही हाल होगा ना। इस पर मैंने भी उस लड़की को उसका एड्रेस पूछा तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी याददाश्त काम नहीं आ रही है। उसने मुझे एक बार फिर से बोला, पता तो मुझे नहीं मालूम और ना ही मुझे याद आ रही है। इस पर मुझे लगा कि शायद घबराहट होने की वजह से इस लड़की की मेंटल इशू में दिक्कत आ रही है या मेंटल इशू इसे आ गया है और ऐसे में उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है। इसलिए मैंने उस लड़की को बोला, अभी तो रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए आप आज की रात यहीं पर रुक सकती हैं। वैसे भी इतनी रात को यहाँ से गुजरने के लिए कोई साधन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने खाना मंगवाया हुआ है, इसलिए आप रात भर यहाँ रुको और खाना खाइए। उस लड़की ने भी मेरे सामने विनती रखी कि मैं इस चीज़ के बारे में किसी को ना बताऊं। मैंने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी और फिर रात के लगभग 9:30 बजे आसपास के डिलीवरी वाले खाने को मैंने
खाने का ऑर्डर दे दिया था। मैंने उस लड़की को अकेले ही उस कमरे में छोड़ दिया था ताकि वो आराम कर सके और मैं रेगिस्तान में उस ज़मीन पर इधर उधर घूमता रहूं ताकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस लगे। बाहर की ठंडी हवा, खाना खाने के बाद जब मेरी मुलाकात उस डिलीवरी वाले से हुई तो वो सीधे मेरे कमरे के अंदर घुसने लगा, लेकिन वहाँ तो मैंने उसी टाइम पर उसे रोक लिया था और बोला, अरे भाई मैं तो इधर हूँ, अंदर कहाँ जा रहे हो? कोई मेरे अलावा उस लड़की को देख ले तो फिर बाद में सारे लोग बातें मनाने लगेंगे। ऐसे में मैंने उसे बाहर ही खाना ले लिया और खाने की टिफ़िन को लेकर कमरे के अंदर चला गया। इस बार मैं जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो फ्रेश होने के लिए बाहर चली गई थी। तभी मैंने टेबल पर खाना रखा और उस लड़की के आने का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वो लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं वो लड़की फिर से अपनी दिमागी हालत के चलते इस रेगिस्तान में गुम ना हो जाए, वरना ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी और वो मिलेगी भी नहीं। फिर मैंने उसी आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं था। मैंने बार बार उसको आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर मैं पैदल पैदल पटरियों पर ही चलने लगा। मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि वो लड़की मुझे पक्का पटरी पर ही मिलेगी, वरना इस तरह के खाली रेगिस्तान में वो मुझे कहीं भी नजर आ सकती थी। रेगिस्तान के उन टीलों से गुजरना सच में बड़ा ही मुश्किल काम था। यूं ही भटकते भटकते अब मैं कैमरे से बहुत दूर आ गया था, पर अब की बात जब मैंने दूसरी तरफ का नज़ारा देखा तो मैंने पाया कि वहाँ के चारों तरफ मुझे कुछ पुरानी ईंट और टूटे फूटे मकान दिखाई पड़ रहे थे। इस रेगिस्तान में मैंने पहली बार इतनी लंबी यात्रा तय की थी। सच कहूँ तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों पहले लोगों के कबीले हुआ करते थे, लेकिन फिर उनको तोड़ फोड़ दिया गया। मैं एक बार के लिए उनको देखता रह गया। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की को फिर से ढूंढना शुरू किया। मैंने उस लड़की की इतनी तलाश की कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन वास्तव से समझौता भी काफ़ी वाक़या था। जिस लड़की को मैंने लड़की समझ रहा था, उसकी असलियत जानने के बाद शायद हर कोई डर से थर थर काँप जाएगा। मैं इतनी बुरी तरह से थक गया था कि मुझे अब अपने रूम तक जाने के लिए भी थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, पर किसी तरह मैंने अपने कदमों को वापस से अपने कमरे की तरफ मोड़ लिया। पर इस बार मैं जैसे ही कमरे की तरफ घूमा तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने इस आवाज़ को सुना तो मुझे एहसास हुआ कि ये उसी लड़की की आवाज़ है जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने रूम में सुनी थी। अब ये सुनते ही मैं एकदम पीछे की ओर पलट गया, लेकिन इस बार जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ा तो मेरी सांसें रुक गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा होकर भी नरक पहुंच गया हूँ। मेरे सामने वो लड़की थी, लेकिन वह लड़की इतनी भयानक थी, उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं अंदर तक डर गया था। मुझे डर का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरा शरीर काँप रहा था। इस वक्त वो लड़की इतनी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी कि मैं अंदर तक कांपने लगा था। पर मैंने इस वक्त अपने कदमों से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तभी मैंने देखा कि उस लड़की का पूरा चेहरा मानो किसी तेजाब से जला दिया हो। साथ ही अब उसके हाथ पहले जैसे नाजुक नहीं थे, वो भी एकदम छिले हुए थे, मानो किसी ने चाकू से रगड़ कर उन्हें छीला हो। अब ये दृश्य मुझे इतनी बुरी तरह से डरा रहा था कि मैंने तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागते 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 जैसे ही कुछ दूर सामने रेल की पटरियों पर आया, फिर मैंने देखा कि सामने की ओर लगभग 6 से 7 लोग खड़े थे। मैंने उनको देखा, उनकी हालत भी उसी लड़की की तरह थी। अब पीछे की तरफ लड़की और सामने की तरफ वो लोग, एकदम खौफनाक माहौल बन गया था। मानो एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ
कुआं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने दोनों तरफ की दिशा को छोड़कर साइड में भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं किसी तरह से बस अपने रूम तक पहुंचना चाहता था, ताकि वहां लगे फ़ोन नंबर से मैं अपने आसपास के स्टेशन वालों कर्मचारियों को सूचित कर सकूं कि इस टाइम पर मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूं। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस भागते ही भागते मेरी जान निकल जाएगी और मैं अपने रूम तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। बहुत मुश्किल का सामना करते हुए थोड़ी देर के बाद मुझे अपना रूम नज़र आने लगा। मैंने एक बार भी पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। मेरे अंदर अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देख सकूं। यूं ही भागते हुए किसी तरह से मैं अपने अगले पड़ाव को पार कर लिया और अपने अगले पड़ाव को पार करने के साथ ही मैं अपने रूम के अंदर पहुंच गया। रूम के अंदर पहुंचते ही मैंने फ़ोन को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी फ़ोन नहीं लगा रहा था। मानो यहाँ का नेटवर्क आज पहली बार अचानक ही गायब हो गया हो। फ़ोन लग ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि मेरे पर्सनल मोबाइल के अंदर भी नेटवर्क वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने हेल्पलाइन नंबर भी फ़ोन ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर अचानक ही दरवाजे पर एक दस्तक होने लगी। मैं समझ गया कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि वो भयानक लड़की है, जिसका चेहरा बहुत ही खौफनाक था और वो मुझे मारने के इरादे से यहाँ तक पहुँची थी। दोस्तों, इस वक्त मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि एक बार दरवाज़ा खटखटाते ही मेरा कलेजा बहुत जोरों से धड़कने लगा था, मानो वो मेरी छाती को फाड़कर बाहर निकल जाएगी। मेरे दरवाजे पर हो रही वो खटखट हटने का नाम ले ही नहीं रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतना तो जानता था कि दरवाज़ा खटखटाने के पीछे कोई भूतिया कारण भी हो सकता है और इतनी रात को वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं आता था। डर के मारे मेरी हालत पतली होती जा रही थी और तभी मुझे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, अरे योगेश, जल्दी सब दरवाज़ा खोलो। इस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी कहीं इस आवाज़ को सुना था और ये किसी आदमी की आवाज़ थी। वैसे भी यहाँ के लोग मेरे नाम को नहीं जानते थे। ऐसे में एक बात तो तय थी कि ये कोई मेरी जान पहचान वाला शख्स ही था। ऐसे में मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ 3 से 4 लोग खड़े नज़र आ रहे थे और ये बगल के स्टेशन वाले कर्मचारी थे। जैसे उन लोगों ने मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पानी पिलाया और बोला, हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि यहाँ किसी भी चीज़ पर ध्यान मत देना, लेकिन तुमने हमारी बात ही नहीं मानी। खैर, अब तुम ही देख लो इसका अंजाम, तुम किस तरह से भागते रहे हो। उनकी बात सुनकर मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने इतने अनुभव के लोगों की बात क्यों टाल दी। किसी तरह से मैंने अपने साथ हुए पूरे हादसे को उनको बताना शुरू कर दिया, पर मेरी बात सुनने के बाद उन कर्मचारियों ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक कबीला हुआ करता था, लेकिन एक अनाथ लड़की ने भूख की वजह से मरे हुए बच्चे को खाना शुरू कर दिया। गांव वाले ना तो उसे खाना देते थे और ना ही कभी उस पर रहम खाया करते थे। एक बार जब गांव वाले ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया तो सभी लोगों ने उस पर बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। एक जिंदा डायन है और उसे मारकर वहीं पर दफना दिया, ऐसा कहने लगे। उसके बाद उस गांव में एक ऐसी क़यामत आई जिसने पूरे गांव को क़यामत की आधे में लाश बनाकर दफना दिया। उस गांव के बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे तो कुछ लोगों ने उस गांव को ही छोड़ दिया। अब यह सुनकर मैं अंदर तक कांप गया। शायद मैं भी आज मरते मरते बच गया था। फिर उसके बाद वो मुझे वहाँ से लेकर दूसरे इलाके में पहुँच गए। दोस्तों, फिर मैंने कभी भी उस जगह पर दोबारा काम करने की नहीं सोची। मैं समझ गया कि अगर दोबारा मैं यहाँ पर काम किया तो फिर इस बार मेरी मौत 100% हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कभी कभी आराम की कमाई आपको इतनी बुरी तरह फंसा देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस
कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैं आपको दोस्त सुनील कुमार जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सायोनारा।